अध्यक्ष जी, मेयर जी, बाकी सभी मान्यवर और उपस्थित पत्रकार भाइयों बहनों और दोस्तों, कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल जी गांधी का भाषण पूरे देश ने सुना। नेता प्रतिपक्ष के नाते संसद के नियमों का पालन करते हुए संसद में भाषण कई मान्यवर विपक्ष नेताओं के आज तक देश ने सुने, लेकिन कल देश की जनता को उत्साह तो दिखा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के भाषण में जो स्टफ होना चाहिए, जो नियमों का पालन करते हुए वक्तव्य करना चाहिए और देश की संसद जिसको पूरा दुनिया की नजरों में देखा जाता है, वहां पर नुक्कड़ जैसा भाषण ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। पब्लिक मीटिंग में इस प्रकार के भाषण सुनने की आदत लोगों को होती है, लेकिन संसद ये कोई नुक्कड़ या चौराहा नहीं जहां पर पॉलिटिकल वक्तव्य ज्यादा और विषय का स्टफ जो होना चाहिए, जो आंकड़ेवारी होनी चाहिए, जो फिगर्स होने चाहिए, वो कल कहीं भी नहीं दिखे। मतलब चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए देश की सुरक्षा में जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा, ऐसे डोवाल साहब का नाम भी लाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने उद्योगपतियों का नाम लाया, हम समझ सकते हैं, हालांकि उनके घर के शादी में सब पहुंचे थे और राहुल बाबा विदेश में थे इसलिए नहीं आए थे, लेकिन सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब के बारे में पूरे देश की जनता को जो सम्मान है, उनको राजनीति में घसीटना ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। अर्थात देश के सुरक्षा बल, सेना, इनके बारे में कांग्रेस के मन में कभी आदर दिखा नहीं, क्योंकि जिन्होंने बोफोर्स का घोटाला किया, ऐसे लोग सेना के बारे में सम्मान से सोच सकते हैं, यह अपेक्षा करना भी गलत है। लेकिन कल के भाषण में अगर किसी ने लिख के दिया होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देश को अपेक्षा है कि अगर मजबूत विपक्ष बन रहा है तो मजबूती के साथ तथ्यों के आधार पर वक्तव्य होने चाहिए, जो कल दिखे नहीं। जो कुछ मुद्दों का जिक्र हुआ होगा, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी उसका जवाब भी शाम को देंगी। आज अभी बजट के बारे में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश में बड़े शहरों में जहां पर बजट को लेकर पत्रकार मित्रों के साथ कुछ बातों का जिक्र जरूर करें, ताकि उनके द्वारा वहां के लोगों तक पहुंचकर मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार
आने वाले दिनों में किस प्रकार देश के विकास के लिए काम कर रही है, ये जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास पार्टी की ओर से हम कर रहे हैं। और इसलिए बजट के बारे में तो मोटा मोटी कई बातें पिछले कुछ दिनों में आ भी गई है, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप में अगर कहना है तो अलग अलग जो विभाग है उसमें यूपीए के समय, कांग्रेस की सरकार के समय क्या था और आज क्या है, ये अगर समझना है तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2013-14 में कांग्रेस के काल में 6,725 करोड़ रुपया दिए थे। आज वो 14,225 करोड़ तक बढ़त हुई है। ग्राम विकास में 74,500 लगभग, तो आज 1,80,233 तक बढ़ी है। पंचायत राज में 500 था तो अभी 1,200 है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 51,000 करोड़ था, आज वो 2,23,323 करोड़ तक बढ़ गया है। जल शक्ति, घर घर पानी पहुंचाने की और बाकी जो व्यवस्था जिस डिपार्टमेंट से होती है उसमें 17,342 13-14 में था, तो आज वो 98,713 करोड़ तक बढ़ गया है। ये आंकड़े मैंने इसलिए बताए कि मोटा मोटी बड़े विभागों में किस प्रकार कांग्रेस आज जो एनडीए सरकार के बारे में बोल रही है, तो अपने समय में क्या कर रही थी, इसकी जानकारी आपके द्वारा हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इस बजट में सबसे बड़ी बात रही कि वंचितों को वरीयता, प्रेफरेंस दिया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों का विचार हुआ। तो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में पीएम आवास योजना 2 ये इस बजट के द्वारा लॉन्च की गई और 3 करोड़ घरों का निर्माण इससे किया जाएगा। अब 3 करोड़ घर जब होते हैं तो मोदी जी कोई अपने जेब से घर निकाल के वहां रखते नहीं है, तो वो घर बांधने के लिए ईंटें लगती है, सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, इंजीनियर लगता है, मजदूर लगते हैं। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट ये सबसे जनरेट होती है। वैसे 63,000 आदिवासी गांवों के लिए एक जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लगाया है और उसमें 5 करोड़ आदिवासियों तक अलग अलग योजनाओं के द्वारा पहुंचा जाएगा। एक बड़ी घोषणा इस बार के बजट की हम जरूर अहमदाबाद है। इसमें जो दिहाड़ी काम करने वाले फेरी वाले हॉकर्स जिसको कहते हैं, उसके लिए जो पीएम स्वनिधि योजना दिहाड़ी काम करने वाले फेरी वाले हॉकर्स जिसको कहते हैं, उसके लिए जो पीएम स्वनिधि योजना शुरू हुई, वो 100 हाट हर सप्ताह में ऐसे शहरों में निर्माण किए जाए और उनको लोन दिया जाए और जिस लोन के आधार पर उनका कारोबार बढ़े, जैसे पिछले कुछ सालों में पीएम स्वनिधि का रहा।
वैसे ही विश्वकर्मा योजना जो 18 अलग अलग जाति के जो उद्योग चलते हैं, गांव में ज़्यादा ये चलते हैं, उसके लिए लगभग 4,824 करोड़ का प्रावधान, जिससे गांव की इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, ये उसमें आग्रह से सोचा है। इसके साथ युवा को लेके शिक्षा वाले विषय में 13-14 की अगर बात करें तो 79,451 करोड़ थे, अब वो एजुकेशन को 1,20,627 करोड़ तक खर्चा बढ़ा है। साथ ही यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के लिए 1,219 करोड़ उस समय था, तो अभी 3,442 करोड़। और हमने देखा होगा पिछले कुछ सालों में ओलंपिक्स है, एशियाड्स है, इंटरनेशनल गेम्स है, इसमें किस प्रकार भारत के खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। युवाओं के स्टार्टअप शुरू हो, इसलिए प्रयास तो मनमोहन सिंह सरकार के समय कांग्रेस ने किया, जिसमें 2014 तक 350 स्टार्टअप थे, तो आज वो 1,17,257 तक हुए हैं। उसमें 110 यूनिकॉर्न्स है, और आने वाले बजट में इसमें बड़ा प्रावधान युवाओं को लोन के नाते किया गया है। और इससे मैं मानता हूं कि और बड़े मात्रा में स्टार्टअप्स अपने युवाओं के शुरू होने वाले हैं, जिससे नौकरी मांगने वाला युवा नहीं तो नौकरी देने वाला युवा, इस प्रकार की सोच इस सब में हमने रखी है। मुझे लगता है कि ये कंपेरेटिव फिगर्स में जो आपको बता रहा हूं, वो इसलिए कि जब भी कोई विपक्ष किसी बजट पे क्रिटिसाइज करता है तो वो फिगर्स एंड फैक्ट्स के आधार पर करे, ये हमारी अपेक्षा है। अगर हमारी कुछ गलती है तो हम सुधारने को भी तैयार हैं, लेकिन फैक्ट्स के आधार पर न जाते। जैसे अभी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में 2013-14 में 17,708 करोड़ खर्च हुए थे। इस बार के बजट में 1,32,469 करोड़ खर्च होने वाले हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स में 67,000 करोड़ थे, तो अभी 1,68,000 होंगे। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें 2,110 करोड़ खर्च हुआ कांग्रेस के समय में, आज वो 7,137 खर्च होगा। और इस फिशरीज के व्यवसाय को बढ़ावा, सूरत जैसे शहर में जहाँ समुंदर है और इस विषय की जानकारी यहाँ के लोग रखते हैं, और रूपाला जी जैसे फिशरीज मिनिस्टर्स रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि कई नई योजनाएं हमारे मछुआरों भाइयों बहनों के लिए इस सरकार के द्वारा लाई गई। मतलब एक सिंपल बात है कि अगर यूपीए के कार्यकाल में दिन में 12 घंटे बिजली मिलती थी, अब वो दिन में किसानों को 21 घंटा बिजली देने का काम मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट कर रही है। ये साथ साथ में कुछ फिगर्स आपके जानकारी के लिए दे रहा हूं कि क्या फर्क है, और बजट में जिस प्रकार खर्च होता है। जैसे महिला सशक्तिकरण की बात तो सब करते आए, लेकिन 2013-14 में हम देखें तो उसमें खर्चा जो हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा अभी एनडीए सरकार के द्वारा किया जाएगा। अभी वो 26,000 तक हमने बढ़ा दिया है, जो पहले 20 तक था। फिर उसकी स्कीम्स लाई है, सिर्फ पैसा न करते हुए अलग अलग योजनाओं के द्वारा महिला विकास के लिए काम कैसे किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में
घर अगर प्रधानमंत्री आवास से मिलता है तो वो उस घर के जो महिला है उसके नाम पर होता है। लगभग 3 लाख करोड़ महिलाओं को ये एलोकेशन इस स्कीम्स के द्वारा होने वाले हैं। 83 लाख स्वयं सहायता गट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको कम इंटरेस्ट पे लोन देना और उनके द्वारा एक बड़ी इकोनॉमी रोल करने का प्रयास हो रहा है, जिसमें लखपति दीदी बनाने का एक काम इस बजट के द्वारा हमने सोचा है। आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त वाली जो योजना है, ये 70 साल के ऊपर वालों के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो महिला दीदी हैं उनको इसके द्वारा लाभ मिलने वाला है। और स्पेशली महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स की एक योजना इस बार पहली बार लॉन्च हुई है, और वो सरकार की ओर से 9 से 14 उम्र की युवतियों को ये वैक्सीन्स मुफ्त में सरकार के द्वारा जाएगी। फिर हाउसिंग अफेयर्स के बारे में 10,000 करोड़ कांग्रेस कार्यकाल में खर्चा होता था। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, कल जिस प्रकार आदरणीय विपक्ष के नेता ने मिडिल क्लास की हंसी उड़ाई कि मोदी जी के कहने पे जिन्होंने थालियां बजाई, जिन्होंने लाइट जलाए, अगर कोई व्यक्ति अपना समर्थन किसी काम के लिए देश के प्रधानमंत्री को देता है, वो कोई प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं होता है, तो उसके ऐसी मजाक कोई नेता कभी करता नहीं है। लेकिन वो कल दुर्भाग्य से हमने संसद में देखा। असली मजाक तो कांग्रेस ने उड़ाया था। जिस अर्बन अफेयर्स और हाउसिंग में मिडिल क्लास रहता है, आपने 10,000 करोड़ खर्च किए थे, अब मोदी जी की एनडीए गवर्नमेंट 82,576 करोड़ खर्च कर रही है। तो राहुल जी मजाक आप उड़ा रहे थे और मोदी जी सहायता कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं, उसके लिए 3,000 करोड़ आपने खर्च किए थे। एनडीए गवर्नमेंट 21,936 करोड़ खर्च कर रही है। ये मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के बारे में चिदम्बरम साहब का भी वक्तव्य था कि मिडिल क्लास ईट्स एक्सपेंसिव आइसक्रीम एंड देन क्रीप्स अबाउट आइसक्रीम। इस प्रकार का वक्तव्य पार्लियामेंट में उन्होंने किया था। और आज जब मिडिल क्लास एनडीए के साथ है और उसको हम झूठी बातों के द्वारा फंसा नहीं सकते और अपने पास नहीं ला सकते हैं, इसलिए इस प्रकार उनका मजाक उड़ाने का काम दुर्भाग्य से संसद में नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, ये बहुत स्पष्ट रूप में बताती है कि क्या वास्तव है और क्या झूठ फैलाया जा रहा है। जैसे मोदी जी के गवर्नमेंट में 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को घर आने वाले दिनों में दिया जाएगा। या फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त दी जाएगी। रेंटल हाउसिंग पॉलिसी, ये स्पेशली मिडिल क्लास के लिए इस बजट में प्लान की गई है, जिसके अलग कानून भी बनेंगे। मिडिल क्लास जिस प्रकार कम्यूटिंग करता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च करना, इंफ्रा की व्यवस्था करने के साथ साथ 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत में कन्वर्ट करना और उनका यात्रा जो है वो ज़्यादा सुखकारक कैसे हो, इसके बारे में भी सोचा गया है। इसलिए इंफ्रा के बारे में
कांग्रेस के कार्यकाल में खर्च कितना होता था, तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में कांग्रेस के कार्यकाल में 13-14 का अगर एक साल का लिया जाए तो 25,859 25,859 करोड़ खर्च हुआ। इस बार कितना खर्च होगा? 2,78,000 करोड़ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज पे खर्च होगा। रेलवे में 28,174 करोड़ उस साल खर्च हुआ, तो इस साल 2,55,393 करोड़ खर्च होगा, जिसमें सूरत का रेलवे स्टेशन भी एक बढ़िया तरीके का आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। स्टील में 112 करोड़, तो अभी 325 करोड़। बिजली में 10,000 करोड़, तो अभी 20,000 करोड़। ये सब फिगर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कैसे करना, और जो विकसित भारत का अपना सपना है उसको कैसे हम सफल कर सकते हैं, उस दिशा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ये अपने कदम उठाते हुए हमने देखा है। ऐसी कई बातें का जिक्र और कर सकता हूँ, स्पेशली नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम जो बनेगा दिल्ली मुंबई, उसमें जिन बड़े शहरों को लाभ होगा उसमें सूरत का सबसे बड़ा लाभ होगा। यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क भी स्वाभाविकता उसके आधार पर बनेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और एमएसएमई सेक्टर में भी गुजरात के बजट में भी काफ़ी बढ़त मिली है, और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा भी उसको काफ़ी बल दिया गया है। मुफ्त बिजली योजना के बारे में भी ऐसे ही बातें गुजरात के बारे में, ऐसे गुजरात के अलग अलग फिगर्स जो आपने पहले दिए होंगे, इसलिए मैं उसका कोई बहुत जिक्र कर नहीं रहा हूँ। लेकिन ये जो बजट रहा, ये बजट विकसित भारत की कल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कर रही है, उसका सबसे पहला कदम इस बजट के द्वारा है। और हमारी अपेक्षा ये है कि ये बजट पेश होने के बाद संसद में जो चर्चा होगी, उस चर्चा में अगर कोई सीरियस अच्छे सजेशंस आए हैं तो उसको आज स्वीकार भी किया जाएगा। कुछ चीजें राजनीति से परे होकर देश के विकास के लिए, देश की जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। वो सोचने की मैच्योरिटी विपक्ष के नेताओं में आए, यही मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं। और आपको अगर कुछ पूछना है या सुझाव देना है तो इसके लिए कोई भी पूछ सकता है। अरे ये तो रेवा जी एक था ना। नहीं, मैंने ये कहा कि चक्रव्यूह का जिक्र करते समय पॉलिटिकल भाषण में ऐसे कुछ उदाहरण आना स्वाभाविक भी होता है, लेकिन उसमें डोवाल साहब का नाम लाना, जिनके कारण कई अपने मतलब अपनी गर्दन सम्मान से ऊंची हो, हमें अभिमान लगे, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुए, देश की सुरक्षा के बारे में जो अग्रणी रहे, ऐसे डोवाल साहब को राजनीति में घसीटना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। साथ ही यह कहता हूं कि जिन्होंने डिफेंस के बोफर्स में पैसा खाया, उनसे मैं डिफेंस के अपने मान्यवरों के सम्मान की अपेक्षा करना शायद गलत मानता हूं।
नहीं तो बाद में मैं यहीं पर वो इनफॉर्मल गपशप करते हुए भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी विस्तृत मैंने बोला है तो सवाल उसमें कम होंगे। तो मुझे लगता है कि संसद का कैमरा नेता प्रतिपक्ष जब खड़ा होकर बोलता है तो उन पर होता ही है। अब स्पीकर जब बोल रहे हैं तब भी उन पर कैमरा उनको चाहिए। ये तो भाई कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये संसद है। तो वहाँ जो खड़े होकर बोलता है, जो भी सदस्य हो, उस पर कैमरा जाता ही है। हंगामा जब होता है तब कांग्रेस शासित विधानसभाओं में भी स्पीकर पर कैमरा जाता है, ताकि देश की संसद की विधानसभा की इज्जत बरकरार रहे। मुझे लगता है कि वहाँ पत्रकार होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, उस पर जनता को जानकारी होती है। लेकिन हमने जिनको चुनकर भेजा है वो हमारी बातें अगर रख रहे हैं तो वो सुनने में लोग उत्सुक है, हंगामे में नहीं है। विपक्ष का ये आरोप दिल्ली में होता है और बिहार में वापस बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला, आंध्र में जाके बोलते हैं कुछ नहीं मिला। तो एक बार सब लोग मिलकर तय करें ना, मिला या नहीं मिला। अगर आप बजट को डिटेल में पढ़े तो गुजरात को भी कई हजार करोड़ मिले हैं, महाराष्ट्र को भी मिले हैं। ऐसा है कि नया राज्य होने के बाद राजधानी जो बनती है, उस राजधानी के लिए कुछ पैसा देना ये कानूनी तौर पर है। तो उसका जिक्र वो दिया, वो बाकी हेड्स में आता नहीं है, तो वो हेड अलग होता है, तो उसमें वो आया। और मुझे इसलिए लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में कहती है कि सब कुछ आंध्र और बिहार को दिया, और आंध्र और बिहार में बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं दिया। मैं बिहार का प्रभारी हूँ तो वहाँ देखता हूँ, वहाँ सब कांग्रेस के नेता यही बोल रहे हैं। तो एक बार मिल के तय करें और राहुल जी की ट्यूशन ले कि भाई मिला क्या और नहीं मिला क्या। अभी अभी मैंने भी टीवी पर देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें वक्तव्य किया है। मेरा मानना है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटना हुई है, इसलिए स्वाभाविक रेल ये विषय चिंता का है और उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में कुछ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि जैसे संसद में राहुल जी ने कहा कि आपने मनरेगा का पैसा कम किया। अब मनरेगा का पैसा कांग्रेस के समय में क्या होता था कि नहर बनाओ, नाला खोदो, वो नाला खुदता भी नहीं था। मतलब यूपी में कांग्रेस और सपा के कार्यकाल में 10,000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला हुआ। इस बार वो पैसा प्रधानमंत्री आवास पे खर्च हो रहा है। जो मजदूर ने काम करना है मनरेगा में, वो घर बांधने का काम करता है, उसको मजदूरी मिलती है। और इसलिए पैसा जाति के नाम पर न देते हुए उन जैसे अभी विश्वकर्मा है, ये तो ओबीसी है, उसमें पैसा दिया है 5,000 करोड़। तो ये अगर अलग अलग योजनाओं में जो पैसा दिया है, उस पैसे का जातवार अगर राहुल जी या विपक्ष विश्लेषण करे तो उनके कार्यकाल से कई गुना ज्यादा है। वोटिंग परसेंटेज मेरा मानना है मध्य प्रदेश में तो नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ। उस तुलना में कोई एक यूपी राज्य में हुआ, मतलब पूरे देश में हुआ, यह मानना गलत है। मेरा मानना है कि
आप परसेंटेज कास्ट वाइज कह रहे हैं या पूरा कह रहे हैं? तो ऐसा कहीं विश्लेषण आया ही नहीं है। कास्ट, ओबीसी कास्ट का इतना वोटिंग और ऐसा कोई ऑथेंटिक आया नहीं है। ये लोगों ने अपने नरेटिव जो बनाने हैं उसमें वो बनाने वालों ने लिखा है। ऐसा स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन की ओर से या किसी संस्था ने अध्ययन करते हुए ऐसा कोई सर्वे नहीं दिया नहीं है। ऐसा मुश्किल भी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो फोटो दिखाया उसमें जो अफसर है वो अफसर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से वहाँ लगे हुए हैं। तो राहुल जी, आपने हलवा खाने का काम आपने नियुक्त किया हुआ लोगों को क्यों दिया, ये राहुल जी को पूछना पड़ेगा। उद्धव जी ऐसे कई सपने देखते रहे लेकिन सच नहीं कर पाए। उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जो वो कर नहीं पाते। चलो धन्यवाद। फाइनल। ऐसे कि निर्मला जी की अपेक्षा यह है कि नेता प्रतिपक्ष फैक्ट्स फिगर्स के आधार पर बोले। ये कोई हलवा बनाने वाला फोटो ला रहा है तो बोले अभी क्या करे इसको। ये स्वाभाविक रिएक्शन है। वित्त मंत्री अपेक्षा से आके बैठा कि नेता प्रतिपक्ष अध्ययन करके आया होगा, ट्यूशन लेके आया होगा, कोई अच्छे पॉइंट्स बताएगा, मैं लिखूं, मैं दुरुस्त करूं, देश की जनता को कुछ अच्छा दूं। तो इन्होंने फोटो लाया। अब ये फोटो पे तो सर पे हाथ मारना तो बनता ही है, उसमें क्या है। धन्यवाद।